जय हिंद साथियों, नमस्कार। आज से हम लोग, जैसा कि कल आपको बताया गया था कि 8 बजे से आपका क्लास चलेगा। 8 बजे क्लास स्टार्ट हो गया है। आप सभी से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस लाइव प्राइम में जोड़िए और अपने तैयारी को एक नया आयाम दीजिए। बहुत ही बेहतरीन तरीका से हमने आज के रूटीन में मैथ था, तो हम लोग आपको रूटीन भी बताया गया था कि क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। रूटीन भी हमने आपको बताया था। अगर वो आप वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक वीडियो मिल जाएगा, और साथ ही साथ इस यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो अलग से क्रैश कोर्स का प्लेलिस्ट बना है, वहां से जाकर के सारे वीडियो को देख सकते हैं। ये पहला वीडियो है आपके पढ़ाई का, और उसी के अंदर रूटीन भी आपको मिल जाएगा। तो आज का जो क्लास है उसको हम लोग शुरू करते हैं। भैया क्लास को शुरू करेंगे तो पहले लेकिन उसको जानकारी दे देते हैं कि बहुत सारे लोग जो है वो पहली बार इस क्लास को देख रहे होंगे। तो ये फ्री क्रैश कोर्स है, और ये जुनून बैच जो अभी चल रहा था उसी के अंतर्गत ये फ्री है। इसका कोई चार्ज आपको देना नहीं है, और ये क्लास 10th और 12th दोनों लोगों के लिए है। और सुबह में भी 3:30 बजे से आपका क्लास चलेगा, लेकिन वो क्लास 12th वाले लोगों को, 10th वाले लोगों को एक टाइम चलेगा और 12th वाले लोगों को 2 बार क्लास चलेगा। तो हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं और कैसे हम आपको पढ़ाने वाले हैं। तो बहुत सारे टॉपिक है, जैसे परिमेय, अपरिमेय, एचसीएफ, एलसीएम, यूक्लिड विभाजन, परिमेय का, अभाज्य गुणनखंड, सह अभाज्य संख्या, शांत और अशांत आवर्ती सिद्ध करने वाला जो प्रश्न होता है, पी बाई क्यू के रूप में बदलने वाला जो प्रश्न होता है, इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन आज का जो ये वीडियो है इसमें हम लोग मेनली जानने वाले हैं इसके बेसिक जो कोर कंसेप्ट है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, देखिए कहां तक हम लोग इन सब चीजों को देख पाते हैं। तो चलिए बिना देरी के हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये फाइनल टच है, इसके बाद इस चैप्टर को आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारे क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है क्वेश्चन बैंक में जितने भी पूछे हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी चीजों का ये फाइनल टच आप देने वाले हैं। जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स और क्वेश्चन होंगे, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो क्वेश्चन है जो बोर्ड के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उन सभी प्रश्नों को कराया जाएगा। और ये बोर्ड एग्जाम 2025 वाले जो भी विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर अभी तक आपका तैयारी नहीं हुआ था तो आप इस चैनल से जुड़ करके अपनी तैयारी को एक नया आयाम दे सकते हैं और सफल लोगों में अपने आप को गिना सकते हैं और टॉपर लिस्ट में अपने नाम को देख सकते हैं। लेकिन मेहनत करना आपको पड़ेगा। चलिए तो बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग को पता है कि हम जब इसको पढ़ रहे हैं तो हमको पता होना चाहिए कितने नंबर के कौन से प्रश्न आएंगे। तो हम लोग बात कर रहे हैं मैथमेटिक्स की। किसके बारे में बात कर रहे हैं भाई? मैथमेटिक्स। सॉरी, इसमें जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं तो कुल प्रश्नों की जो संख्या होगी वो 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको बनाने कितने भाई? 100 प्रश्नों में से आपको बनाने हैं 50 प्रश्न आपको बनाने हैं। ओके, उसके बाद एक प्रश्न जो होगा वो 1 नंबर का होगा, तो टोटल अंक आपको मिलेंगे कितना? ऑब्जेक्टिव से आप 50 अंक स्कोर करेंगे। उसके बाद लघुत्तरीय जो प्रश्न होते हैं, जो 2 नंबर वाले होते हैं, वो 30 प्रश्न आपसे पूछेगा बोर्ड एग्जाम, और आपको बनाने कितने हैं? तो 15 क्वेश्चन बनाने हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो 15 दूनी 30 नंबर आप स्कोर करेंगे। ओके, उसके बाद दीर्घोत्तरीय प्रश्नोत्तर जो होंगे वो कितने पूछेंगे? तो 8 प्रश्न पूछेगा। बनाने कितने हैं भाई? तो 4 क्वेश्चन बनाने हैं, और एक क्वेश्चन 5 नंबर है तो 5 चौके 20 होगा। टोटल हम लोग को 20 नंबर मिला। तो 50 और 30 80 और 20 100, यानी कुल अंक जो होंगे वो 100। और प्रश्न जो पूछा जाएगा वो 38 प्रश्न, 138 प्रश्न पूछेंगे, और उसमें से आपको उसका आधा बनाना है। 138 का आधा कितना हो जाएगा भाई? तो उसके आधे प्रश्न ही आपको बनाने हैं। ठीक है, तो इस तरीका से पैटर्न है, और अभी तक इसमें कोई बदलाव होने वाला नहीं है, और आपका जो एग्जाम है इसी पैटर्न पे होने वाला है। इस पर हम 100% श्योरिटी आपको दे देते हैं। और रूटीन आपका जारी होगा, अभी तक किसी प्रकार का कोई नोटिफिकेशन नहीं है। ठीक है, जैसा आपको रूटीन जारी होगा कि कब से एग्जाम आपका होगा, लेकिन फरवरी के आसपास आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग को तैयारी कर लेनी होगी पूरे अच्छे तरीका से, और मैं आपके साथ हूं। आपकी तैयारी को नया आयाम देने के लिए हम आपके साथ हैं, मेहनत आपको करना पड़ेगा। तो चलिए, अभी हम लोगों ने बहुत सारा चीजें समझा, अब बात करते हैं हम लोग। भैया सबसे पहले हम लोग नंबर सिस्टम की बात करेंगे। तो नंबर सिस्टम का एक ओवरव्यू जो है, फ्लो चार्ट है, इसको हम लोग देख लेते हैं। इससे बहुत सारी चीजें जानकारी हो जाएगा। तो नंबर सिस्टम में आपके पास रियल नंबर, आप देखे होंगे, रियल नंबर को किसके द्वारा सूचित करते हैं भाई? तो रियल नंबर को हम लोग आर के द्वारा सूचित करते हैं। रियल नंबर को किसके द्वारा सूचित करेंगे? तो आर के द्वारा सूचित करते हैं। तो आपके पास नंबर सिस्टम में एक रियल नंबर और दूसरा इमेजिनरी नंबर, और इसके बारे में हम लोग को इमेजिनरी नंबर के बारे में आपको पढ़ना नहीं है। इमेजिनरी नंबर से आपको ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ मतलब है रियल नंबर से। ओके,
तो आपके पास इमेजिनरी नंबर में क्या होंगे, तो रूट के अंदर माइनस आ जाएगा। रूट के अंदर अगर माइनस आ गया तो समझ जाइए कि वो कैसा नंबर है भाई, रूट के अंदर निगेटिव आया तो समझिए कि इमेजिनरी नंबर है, इससे आपको ज्यादा कोई मतलब नहीं। इसमें आगे चल करके हम लोग जब बात करते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, और इस कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल नंबर रियल पार्ट भी रहता है और इमेजिनरी पार्ट भी रहता है, तो इसको हम छोड़ ही देते हैं, इमेजिनरी पार्ट वाले को छोड़ देते हैं। बात करते हैं रियल नंबर, तो रियल नंबर में आपके पास आ जाता है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो जो भी रूट में होते हैं और जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है वो सारे के सारे इरेशनल नंबर होते हैं, अपरिमेय संख्या होते हैं, ये आपको पता होगा। ठीक है, रेशनल नंबर इसको क्यू के द्वारा सूचित करते हैं और इसको क्यू बार के द्वारा सूचित किया जाता है। इसके ऊपर क्यू के ऊपर क्या करते हैं, एक रेकरिंग दे देते हैं, बार दे देते हैं। ये रियल नंबर दो पार्ट में हो गया, इंटीजर और आपके पास मिक्स फ्रैक्शन हो जाएगा, ये फ्रैक्शन आ जाता है। ठीक है, तो आपको हम यहां से समझा देते हैं कि अब आपको इंटीजर जो है वो तीन पार्ट में आ जाते हैं, एक हो जाता है निगेटिव नंबर और एक हो जाता है पॉजिटिव और एक साथ ही साथ में आपको जीरो मिलता है। तो अगर हम लोग केवल पॉजिटिव की बात करेंगे तो नेचुरल नंबर में आ जाएगा, और पॉजिटिव और जीरो की बात करेंगे तो ये होल नंबर में आ जाएगा, और साथ ही साथ निगेटिव की बात करेंगे तो ये निगेटिव इंटीजर हो जाएगा। नेचुरल नंबर में आपके पास प्राइम नंबर आएगा, को प्राइम नंबर आएगा, इवन नंबर आएगा और ऑड नंबर आएगा। तो आपको यहां पर एक बहुत ही बेसिक जानकारी दे रहे हैं, क्या दो सम संख्या है? बिल्कुल है, लेकिन माइनस तो सम संख्या नहीं, माइनस में नहीं होगा। कभी भी होता है वो नेचुरल नंबर की बात करोगे पॉजिटिव ही रहता है, हम लोग को काउंटिंग करना है पॉजिटिव में, तो नेचुरल नंबर क्या होंगे, तो नेचुरल नंबर में प्राइम नंबर हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया, इवन नंबर हो जाएगा, ऑड नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये नेचुरल नंबर के ही पार्ट है। एक एक करके हम सबको बात करने वाले हैं। जैसे संख्या पद्धति में प्राकृत संख्या, तो अगर आपसे बात हो रही है कि सर प्राकृत संख्या क्या होता है, तो आप मेरे को बताओ कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो गिनती के संख्या को, गिनती के संख्या को क्या कहते हैं भाई? तो प्राकृत संख्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। बोलो यहां तक किसी को कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं। और इसको हम लोग एन के द्वारा सूचित करते हैं, किसके द्वारा सूचित करते हैं? एन के द्वारा। नेचुरल नंबर को किसके द्वारा सूचित करेंगे? एन के द्वारा। और इसको करली ब्रैकेट के अंदर, मझला कोष्ठक के अंदर, तो 1 2 3 डैश 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 नेचुरल नंबर। अगर इसमें पूछेगा कि सबसे छोटा प्राकृत संख्या कितना है भाई? सबसे छोटा प्राकृत संख्या हो गया 1। सबसे छोटा प्राकृत संख्या अगर कोई पूछेगा, यहीं पे लिख देते हैं सबसे छोटा प्राकृत संख्या। सबसे छोटा प्राकृत संख्या कितना होगा? 1। ठीक है, ओके। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, इधर दो इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम इधर नोट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, आवाज क्लियर है? चलिए, दूसरा जो है वो पूर्ण संख्या। तो अगर हम लोग क्या करते हैं कि जीरो को शामिल करने के बाद, प्राकृत संख्या में जीरो को शामिल करने के बाद बनी जो संख्या होती है उसी को हम लोग बोलते हैं होल नंबर, और इसे W के द्वारा सूचित करते हैं। ये डिफिनीशन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और आप लोगों ने पहले पढ़ा भी है, तो हम लोग इस फाइनल टच में डिफिनीशन से कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए हम बता देते हैं, यदि प्राकृत संख्या में जीरो को शामिल कर दिया जाए तो जो संख्या बनती है उसी को हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे W है और इसे W के द्वारा सूचित करते हैं, तो 0 हो जाएगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, डैश एंड डैश। ये आपके पास हो गया। लेकिन इसमें पूछेगा सबसे छोटा पूर्ण संख्या क्या होगा, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो होगी, सबसे छोटी कर देते हैं, सबसे छोटी पूर्ण संख्या आपके पास हो जाता है 0। ओके, उसके बाद पूर्णांक, तो पूर्णांक की बात करोगे तो पूर्णांक को हम लोग आई के द्वारा पहले तो बात करते हैं। पूर्णांक में क्या होगा, तो प्राकृत संख्या और प्राकृत संख्या के ऋणात्मक, जो नेचुरल नंबर है, गिनती की संख्या है वो, और उसके निगेटिव, और साथ ही साथ जीरो को शामिल करने से जो संख्या बनती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? उसी को हम लोग बोलते हैं पूर्णांक। और इसको किसके द्वारा सूचित करते हैं? जेड के द्वारा या आई के द्वारा सूचित करते हैं। तो जेड या आई क्या हो जाएगा भाई? तो डैश 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 माइनस के 3 -3 -2 -1 0 1 2 3 डैश एंड डैश, ये आपके पास होगा। तो इसमें सबसे छोटी अगर पूर्णांक के बारे में बात करेगा तो अनडिफाइंड होगा, आप नहीं बता पाओगे, और सबसे बड़ी अगर पूछेगा तभी आप नहीं बताओगे, क्योंकि इधर भी डॉट लगा है, उधर भी डॉट लगा है, और आपको डॉट मिनिमम माने 3 ही देना चाहिए। हम तो यहाँ पे ज्यादा डॉट दे दिए हैं, लेकिन आपको कितना देना है? 3 ही डॉट देना है। ओके, अब इसमें एक बात जानने वाली है कि अगर मान लेते हैं इसको नंबर लाइन पर बात करें तो ये नंबर लाइन है,
इस नंबर लाइन पे मान लेते हैं यहाँ पे 0 है, तो इधर जो भी लिखते हैं हम लोग क्या लिखते हैं 1 2 3, ये पॉजिटिव पार्ट होता है। और इधर लिखते हैं तो -1 -2 और -3, तो ये निगेटिव पार्ट होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं निगेटिव नेचुरल नंबर हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, तो 0 के इधर निगेटिव हो जाएगा, इधर हम लोग 0 के इधर बात करेंगे तो निगेटिव हो जाएगा। यहां से देखते हैं 0 को छोड़ करके इधर आएंगे तो निगेटिव मिलेगा, 0 को छोड़ करके इधर आएंगे तो पॉजिटिव मिलेगा। तो ये निगेटिव इंटीजर हो जाता है, ये पॉजिटिव इंटीजर हो जाता है और ये हो जाता है 0। तो 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव, यानी 0 ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है और ना ही धनात्मक होता है, ना ये पॉजिटिव होता है और ना ही निगेटिव होता है। तो इसको बोलते हैं हम लोग निगेटिव इंटीजर। क्या बोलेंगे भाई, निगेटिव इंटीजर। इसको बोलते हैं हम लोग पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। और ये जो है ये 0 है, तो 0 के बारे में आपको हम बताते हैं 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ये आपने जाना। फिर हम लोग आगे बात करते हैं, आज जो है बेसिक बात हम लोग समझने वाले हैं। तो वह संख्या जो p बटा के q के रूप में लिखा जा सकता है या जो p बटा q के रूप में हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, तो जिस संख्या को हम लोग p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, तो ऐसा संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं जो ऑलरेडी p बटा q के रूप में हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। और इसे सामान्यतः q के द्वारा सूचित किया जाता है। किसके द्वारा, q। तो q बराबर होता है p बाई q, वेयर p, q बिलोंग्स टू इंटीजर, तथा जो ये q है q नॉट इज इक्वल टू 0। q इसका मान क्या नहीं होना चाहिए, तो p और q तो इंटीजर है लेकिन 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे में बात करोगे क्या 0 एक परिमेय संख्या है, तो बिल्कुल 0 बटा के 1 लिख सकते हैं। तो जैसे में हम लोग अगर बात करते हैं तो ये एग्जांपल हो गया 3 बटा के 2, 4 बटा के 7, 7 बटा के 9, ठीक है। उसके बाद अगर 2 की बात करो, 7 की बात करो, 8 की बात करो, तो कहोगे सर ये तो बटा है, नहीं है, p बटा q के रूप में नहीं है। तो बाबू इसके नीचे हम 1 नहीं लिख सकते हैं जी, तो जिसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं वो परिमेय संख्या होता है, ठीक है। और जिसे p बटा q के रूप में लिख सकते हो या जो ऑलरेडी p बटा q के रूप में हो, तो लिखने के लिए सिंपल नीचे 1 लगा देते हैं। हम लोग जानते हैं ये जो ऊपर होता है ये जो बटा है, इसके ऊपर होता है उसको हम लोग अंश कहते हैं, और जो नीचे होता है उसको क्या बोलते हैं, हर कहते हैं। तो ऊपर अंश को बोलते हैं न्यूमरेटर, न्यूमरेटर बोला जाता है, और नीचे वाला जो होता है उसको डिनोमिनेटर कहा जाता है। ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, ठीक है। और इसमें क्या होगा, जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, अगर ऐसा बात आ रहा है तब हम लोग उसको बोलेंगे कि वो क्या नंबर है भाई, उसे बोलेंगे क्या, कि वो अपरिमेय संख्या है। तो q नॉट इज q बार इज इक्वल टू नॉट p बाई q, जिसे हम लोग p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे में अगर एग्जांपल की बात करोगे तो जितना में रूट होता है जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जिसको नॉन रिपीटिंग हो, पता ही नहीं चले कि रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं। जैसे मान लेते हैं 1.01000001, इसी तरीका से ये बढ़ रहा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं पहली बार 1 0 आया, फिर 2 0 आया, फिर 3 0 आया, इसी तरीका से बढ़ते चलेगा। तो ये रिपीट नहीं है। लेकिन इसमें अगर हम एक और एग्जांपल दे देते, जैसे हमने लिख दिया 3.3333 डैश एंड डैश, तो यहाँ पर हम लोग को पता चल रहा है कि भैया ये 3 जो है वो रिपीटेड है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3.3 पर एक रिंग, और इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं p बाई q के रूप में। लेकिन इसको हम लोग कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, तो ये सारे के सारे जो हो गए वो क्या हो गए भैया, अपरिमेय संख्या है। ओके, यहाँ पर एक बात आपको देखने को मिल रहा है कि अपरिमेय संख्या अगर a है तो उसका व्युत्क्रम भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या। कहने का मतलब है कि अगर हमने लिया कि एक √3 है जो कि अपरिमेय संख्या है, तो क्या इसको उलट दिया जाएगा 1/√3, तो ये भी अपरिमेय संख्या होगा। यदि ये अपरिमेय संख्या है तो इसका जो व्युत्क्रम होगा क्या होगा भाई, व्युत्क्रम। तो व्युत्क्रम भी क्या होता है, अपरिमेय संख्या होगा। कल का क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्यों भैया, क्योंकि जब इसका ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा, जो इसके पूरे क्वेश्चन को कराया जाएगा, वहां से सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो एक चैप्टर में 2 क्लास या 3 क्लास हम लोग रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर बात करोगे क्या हो गया भाई, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, आगे बढ़ते हैं, कुछ इससे रिलेटेड बात है, महत्वपूर्ण नोट्स है, इसको समझ लेते हैं। आपको बता दे कि 0 जो है एक परिमेय संख्या है, बिल्कुल 0 क्या रही, तो 0 एक परिमेय संख्या है। 0 क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 को हम लोग लिख सकते हैं 0 बटा के 1 हम लोग लिख सकते हैं। दूसरा है 2 या 2 से अधिक अपरिमेय संख्याओं का जोड़, अगर आप जोड़ रहे हो, जोड़ को हम लोग योग बोलते हैं, घटाव गुणा भाग, ये क्या हो गए, परिमेय होगा। मान लेते हैं कि 2 आपके पास है, ये 2 है, अब इसको हमने किसी परिमेय संख्या के साथ जोड़ा 2, तो 2 और 3 5, तो ये भी परिमेय, जो आया है वो भी क्या आया, परिमेय।
घटाव करो 3 माइनस के 2 तो आएगा 1, ये भी परिमेय हो गया। अब आप गुणा कर दो, तो गुणा कर देंगे तो कितना होगा भाई, तो गुणा कर देंगे तो 3 गुणे 2 तो 3 दूनी 6, ये भी परिमेय हो गया। भाग दे दो तो 3/2 तो ये भी क्या हो गया, परिमेय। ठीक है, तो यहां पर यही हम समझाए हैं कि दो परिमेय संख्या अगर हो, दो परिमेय संख्या हो तो उसका जोड़, घटाव, गुणा तथा भाग सब क्या होंगे, परिमेय संख्या होता है। ठीक है, उसके बाद एक परिमेय संख्या और उसका जोड़, घटाव, गुणा, भाग अपरिमेय संख्या के साथ कर दिया जाए, यानी एक परिमेय और एक अपरिमेय, उसके कुछ भी करो, जोड़, घटाव, गुणा, भाग, तो फाइनल रिजल्टेंट क्या देने वाला है, तो फाइनल रिजल्टेंट उसका अपरिमेय ही आने वाला है। ये बात आपको समझ में आ रहा होगा, जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको भली भांति ये बातें आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। ओके, दो या दो से अधिक अपरिमेय संख्याओं का योग, दो या दो से अधिक अपरिमेय संख्याओं का, अपरिमेय यहां पर देख लीजिएगा, अपरिमेय संख्याओं का योग जो है अगर उसको जोड़ा जाएगा तो हमेशा अपरिमेय होगा। तो दो या दो से अधिक अपरिमेय है तो अपरिमेय को अपरिमेय के साथ जोड़ेंगे तो हमेशा क्या आने वाला है, अपरिमेय आने वाला है। ये बात आपको पहले से पता भी है। ठीक है, लेकिन यही दो या दो से अधिक अपरिमेय संख्याओं का हम लोग घटाव कर दें, घटाव कर दे, जैसे मान लेते हैं √6 माइनस √6, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जो कि परिमेय हो गया। गुणा कर देंगे √6 इंटू के √6, तो ये क्या मिलेगा भाई, ये मिल जाएगा 6, परिमेय हो गया। √6 बटा के √6 अगर हमने कर दिया तो कट करके फिर कितना आ गया, 1। तो जोड़ हमेशा अपरिमेय होगा, लेकिन जो उसका घटाव है, उसका भाग है, वो परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। तो डिपेंड करेगा कि कंडीशन कैसा दिया गया है, उसके आधार पर आप बता सकते हो कि परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा। दूसरी बात, यहां पर आपसे कुछ प्रश्न हम पूछते हैं, आपसे अगर टाइप कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं तो जरूर कमेंट कीजिए। √3 ये क्या है, तो ये अपरिमेय संख्या, और मैंने लिखा है मतलब अपरिमेय। 0 क्या है, ये परिमेय संख्या, मैंने प लिख दिया। और 2 + 3 ये हो जाएगा परिमेय, 2 + 3 5 हो जाएगा, और 5 एक परिमेय संख्या है। लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं कि 5 एक परिमेय संख्या है और 3 एक अपरिमेय संख्या है, तो इन दोनों का योग जो होगा वो क्या मिलेगा, अपरिमेय मिलेगा। और लिख रहे हैं मतलब अपरिमेय। ठीक है, यहाँ पे 8 माइनस √7 ये भी क्या मिलेगा भाई, अपरिमेय। साथ ही साथ 2√3 ये भी क्या है, अपरिमेय। ये तो आपको बेसिक जानकारी होना चाहिए, और नहीं तो ये वीडियो आप देख रहे हैं, इसके बाद कोई डाउट नहीं रहेगा। कल के हम लोग क्वेश्चन करेंगे, गर्दा उड़ा देंगे, तहलका मचा देंगे। ठीक है, ये क्या है, 2 बटा के √3 ये भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय होगा। ठीक है, तो यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और थोड़ा सा शेयर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को जो बहुत सारे लोगों तक पहुंचाइए, मेरी मदद कीजिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सम संख्या, तो ये सबको पता है कि सम संख्या क्या होता है। तो वे प्राकृत संख्या, ये तो सम संख्या प्राकृत संख्या ही होता है। तो वे प्राकृत संख्या जो क्या होंगे, 2 से पूर्णतः विभाजित होता है। वे प्राकृत संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित होता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे भाई, सम संख्या कहते हैं। जैसे में अगर बात करोगे तो जैसे में क्या आ जाएगा भाई, तो जैसे में आ जाएगा 2, 4, 6, 8, 10, 10 और 10। ठीक है, विषम संख्या। तो विषम संख्या में वही बात, जो वे प्राकृत संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है, जो 2 से क्या नहीं होता है, पूर्णतः विभाजित नहीं होता है, वही तो होगा वही प्राकृत संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है। हम लोगों ने यहां देखा, तो वे प्राकृत संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है, उसे क्या कहेंगे, उसे विषम संख्या, विषम संख्या कहते हैं। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन संख्या से रिलेटेड कुछ बात आपको जानकारी होना चाहिए। दूसरा जो है वो क्या है भाई, तो इसमें हम लोग जैसे में लिख सकते हैं। जैसे में क्या लिखेंगे भाई, तो विषम संख्या का उदाहरण आप दे सकते हैं, 1, 3, 5, 7, 10 और 10। ये क्या भाई, तो ये जो भी है ये विषम संख्या है और ये सम संख्या है। इसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। ठीक है, अब बात करते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए भाज्य संख्या, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है भाई कि भाज्य संख्या किसे कहा जाता है। तो आप सब कमेंट करके बताइए कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं।
क्या एक भाज्य संख्या है? क्या एक भाज्य संख्या है? आप सब बताइए, सभी लोग कमेंट करके बताइए, क्या भाज्य एक भाज्य संख्या है? यस या नो टाइप कीजिए। क्या एक भाज्य संख्या है? नहीं, बिल्कुल सही बोला। एक जो है न भाज्य है और ना ही अभाज्य संख्या है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो आप यहां पे बता सकते हैं कि वे संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित होता है, यानी वे संख्या जिसका एक और स्वयं के अलावा एक अन्य गुणनखंड हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? सम संख्या बोला, भाज्य संख्या बोलते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं वे संख्याएं, चाहे वे प्राकृत संख्याएं, आप यहां पर प्राकृत संख्या जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वे प्राकृत संख्याएं, वे प्राकृत संख्या, चाहे वैसा प्राकृत संख्या, आप ऐसे बोल सकते हैं वैसा प्राकृत संख्या, वैसा प्राकृत संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित होता है, या यूं कहें कि वैसा संख्या, जैसे आप देखो 4 ले लेते हैं, तो 4 किससे लगेगा? 1 से भाग लगेगा, 2 से लगेगा और 4 से लगेगा। 1 से लगा ही, स्वयं से लगा ही, इसके अलावा एक और ने गुणनखंड हुआ कि नहीं हुआ? अब मान लेते हैं हमने लिया 12, आपने लिया एक संख्या और क्या ले लिए? आप 8 ही ले लो। 8 देखो, 8 में 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, 4 से लगेगा और 8 से लगेगा। एक के अलावा, एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से विभाजित हो रही है, तो वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित होती है, उसे भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर कहा जाता है। तो आप यहां पर जैसे में लिख सकते हैं। जैसे में क्या लिखोगे भाई? तो पहला जो भाज्य संख्या है वो क्या है? पहला भाज्य संख्या वो कितना है भाई? तो पहला भाज्य संख्या 4 है। आपको 2 नहीं बोलना है, 2 जो है वो प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या। तो पहला भाज्य संख्या 4 है, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, इसी तरीका से आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो पहला भाज्य संख्या वो कितना है? पहला भाज्य संख्या अगर आपसे कोई पूछ रहा है तो आपको बताना है कि पहला भाज्य संख्या जो है वो 4 है। ओके, अब हम लोग आगे बात करते हैं इसमें अभाज्य संख्या। तो आप अभाज्य संख्या में हम लोग ये बोल सकते हैं कि वैसा प्राकृत संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होता है। तो आप यहीं से हम क्या करते हैं? इसको कॉपी मार देते हैं। ठीक है, विभाजित नहीं होता है, यानी उसका एक और स्वयं के अलावा कोई अन्य जो है अभाज्य गुणनखंड नहीं होता है। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? उसी को बोलते हैं हम लोग। तो यहां से आपको दिख रहा है कि क्या हमने लिखा भैया? तो विभाजित नहीं होता है, या यूं कहें कि उसका जो है एक और स्वयं के अलावा कोई अन्य गुणनखंड नहीं होता है। ठीक है, तो 1 से लेकर 100 तक के बीच में कुल कितने अभाज्य संख्या होंगी? 1 से लेकर के 100 तक के बीच में कुल कितने अभाज्य संख्या होगी? तो 25 होगा। लेकिन पहला अगर कोई पूछेगा कि क्या है भाई, तो एक जो है नो प्राइम नंबर है ना ये, तो हम लोग जैसे में लिख सकते हैं। तो पहला अभाज्य संख्या जो है, पहला अभाज्य संख्या वो क्या है? पहला अभाज्य संख्या क्या है? आप सभी कमेंट कीजिए। तो पहला अभाज्य संख्या कौन सा है? जैसे पहला अभाज्य संख्या क्या होगा भाई? तो 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 नहीं होगा, 11 होगा, इसी तरीका से आगे बढ़ेगा। उस तरीका से बोला जाए 1 से लेकर के 100 के बीच में कुल कितने अभाज्य संख्या होते हैं? तो यहां पर आपको याद रखना है 25 होता है। ओके, अब अभी हमने आपको एक बात बताया कि एक जो है जो न सम संख्या है, सॉरी न भाज्य संख्या है, न अभाज्य है। ठीक है, अब आपको यहां पर लिख सकते हैं एक के बारे में अगर पूछा जाए कि एक क्या है भाई? एक जो है न भाज्य है, एक जो है न तो, यहां पर नीचे लिखा भी गया है, आप यहां पर देख सकते हैं, एक न तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। तो एक के बारे में हमने आपको यहां पर अभी बताया कि एक न तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, यानी एक न कंपोजिट नंबर है और ना ही प्राइम नंबर है। ओके, अब यहां पर बात आ रही है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या।
तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, पहला अभाज्य संख्या वो कौन सी संख्या है भाई? तो संख्या है 2। उसके बाद सम अभाज्य संख्या वो 1 है। सम अभाज्य संख्या वो कितना है? 2। यानी कि जितना भी अभाज्य संख्या के अगर लिखोगे तो अभाज्य संख्या होगा 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, इसी तरीका से आगे बढ़ेगा। तो ये जितने भी देखो ये संख्याएं हैं 3, 5, 7, 11, 13, 17, ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे जो संख्याएं हैं वो विषम संख्या है। और एक ही जो ये संख्या है जो 2 है, एक जो संख्या है वो 2 जो है वो क्या है? सम संख्या है। बात को समझ पा रहे हैं? यानी अगर कोई पूछेगा कि सम प्राइम नंबर कौन सा है, सम अभाज्य संख्या कौन है, तो 2 है। और सम अभाज्य संख्या कय गो है? तो 1 गो है। तो उसको हम लोग बोलते हैं सम अभाज्य संख्या। सम अभाज्य संख्या की संख्या कितनी होती है? तो 1 गो है। पूरे अभाज्य संख्या में एक अभाज्य संख्या ऐसा है जो कि सम है और बाकी सारा का सारा क्या है? विषम है। मेरी बात को आप समझ पा रहे होंगे? थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ठीक है। सम संख्या कय गो है? सम अभाज्य संख्या तो 1 है। और सम अभाज्य संख्या कौन है? तो वो 2 है, ठीक है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। सौ अभाज्य संख्या, तो सौ अभाज्य संख्या हम लोग ये बोल सकते हैं कि वे संख्याएं जिसका HCF कितना होता है? वे संख्याएं जिसका HCF 1 होता है। अब आपके पास ऑब्जेक्टिव में क्लियर भी हो जाएगा कि वे संख्याएं जिसके HCF कितना होगा? 1 होगा। जिसके HCF कितना होगा? 1 होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सौ अभाज्य संख्याएं कहते हैं। चाहे वह आपको यहां पर बोल सकते हैं कि 2 ऐसी संख्याएं जो एक के अतिरिक्त माने जिसके एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। आपको हम समझा देते हैं। वे 2 संख्याएं जिनमें एक के अतिरिक्त एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या है। और इसका जो मौसा होता है वो कितना होता है? मौसा यानी कि HCF, मौसा माने HCF कितना होता है भाई? वो 1 होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि 2 ऐसी संख्या जिनका एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो बोल सकते हैं हम लोग क्या? हम लोग यहां बोल सकते हैं कि 2 वैसी संख्याएं जिनका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है, नहीं हो। तो 2 वैसी संख्याएं जिनका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो? उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, उसे क्या बोला जाएगा? उसे हम लोग बोलेंगे उसे सौ अभाज्य संख्या कहते हैं। और आपको बता दें कि बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा है कि सौ अभाज्य संख्या का जो HCF होता है, मौसा होता है, वो कितना होता है? तो इसका जो मौसा होता है वो कितना हो जाएगा भाई? मौसा 1 होता है। और 1 के बारे में कोई पूछेगा, 1 ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, ठीक है। अगर आपसे यहाँ पर मैं एक संख्या का पेयर बोलूं जैसे 3 और 5, तो 3 और 5 जो है ये 2 संख्याएं हैं और इसका मौसा निकालिएगा तो इसका HCF कितना होगा? HCF हो जाएगा 1। अगर इसका HCF 1 हो रहा है तो ये दोनों जो हो गए हैं वो क्या होंगे? सौ अभाज्य संख्याएं होंगी। तो सौ अभाज्य संख्याओं के मौसम कितना होता है? 1 होता है। तो वे 2 संख्याएं जिसका मौसम 1 होता है उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? उसे हम लोग बोल सकते हैं ये सौ अभाज्य संख्याएं है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं भैया पार्ट ऑफ नंबर। एक नंबर में हमने आपको बोला भी था, एक नंबर जो है ये जो आपको 0 दिख रहा है, 0 को हम लोग बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं भाई? ओरिजिन, मूल बिंदु। क्या बोला जाता है जी? मूल बिंदु। क्या बोलेंगे? मूल बिंदु बोलते हैं, ओके। और इसको इधर जो आएगा 0 के इधर तो ये पॉजिटिव हो जाता है, हमने यहाँ लिखा भी है पॉजिटिव, ठीक है। और इधर जाएंगे तो निगेटिव हो जाएगा, 0 के इधर आएंगे तो निगेटिव होता है, ओके। अब ये इंटीजर नंबर लाइन ये भी हमने बताया, 0 के इधर आएंगे तो ये पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा और इधर आएंगे तो निगेटिव इंटीजर हो जाएगा। और 0 इज नाइदर पॉजिटिव और नॉर निगेटिव, यानी 0 ना तो क्या है?
जीरो ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। जीरो के बारे में आप क्या बोल सकते हैं, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ओके, तो ये सब चीजें जो है छोटा मोटा चीजें जो आप पहले से आप जान रहे हैं, इसमें किसी प्रकार का आपका कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं यहां से हम लोग अंत के तरफ हैं, क्योंकि कल आपको बहुत ही बेहतरीन तरीका से इस पूरे चैप्टर के निचोड़ को समझा देंगे। जो भी चीजें सिद्ध करने वाले प्रश्न को आप चुटकी में सोल्व करेंगे, बहुत ही आसान भाषा में। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कल भी आप हमारे इसी समय पर 8 बजे आइए और क्लास को एंजॉय कीजिए और अपने जो बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर प्राप्त कीजिए और नॉलेज भी आपको होगा। ठीक है, देवेदार बहुतेरे पर बादशाह एक है। और मैं जो पढ़ाता हूं कंसेप्ट इज पावर, कंसेप्ट के साथ पढ़ाएंगे, पूरे कंसेप्ट को आपको समझा देंगे। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया तो क्वेश्चन बनाने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर आप देख भी रहे हैं कि एल्गोरिथम, तो एल्गोरिथम क्या है, तो सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की प्रक्रिया या विधि को क्या करती है, प्रदान करती है। तो यहाँ पर एक और बात ध्यान दीजिएगा, एल्गोरिथम जो है 9वीं शताब्दी में एक फ्रांसीसी गणितज्ञ थे जिनका नाम था अल ख्वारिज्मी के नाम से लिया गया है। तो ये जो एल्गोरिथम आप देख रहे हैं किस वैज्ञानिक के नाम से लिया गया है, किस गणितज्ञ के नाम से लिया गया है, तो फ्रांसीसी गणितज्ञ था अल ख्वारिज्मी, उन्हीं के नाम से ये लिया गया है, एल्गोरिथम लिया गया है। और वास्तव में अलजबरा भी इन्हीं की लिखित पुस्तक है, हिसाब अलजबरा और अल मुकाबला से लिया गया है। ठीक है, दूसरा बात यहाँ पे समझने वाली है प्रमेय का। तो प्रमेय का एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है, सिद्ध किया हुआ क्या होगा, कथन होता है, और इसके द्वारा हम लोग एक अन्य कथन को क्या करते हैं, सिद्ध करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं यही है, क्या है, मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज्मी, और इन्हीं के नाम से हम लोग बात किए थे कि क्या नाम है, ये जो हम लोग देख पा रहे हैं क्या, एल्गोरिथम। तो इन्हीं के नाम पर, इन्हीं के नाम से लिया गया है चीजें। चलिए, आपको यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, आगे हम लोग बात करते हैं। ठीक, चलिए, आप लोग वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है आगे पढ़ाने में। अब छोटा छोटा बात यहाँ पर देख लीजिए, एक क्वेश्चन इस तरीका से भी आ सकता है कि परिमेय संख्या क्या है। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो ऐसी संख्या है जिसे p बटा के q के रूप में क्या किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है, जहां p तथा q जो है 100 अभाज्य संख्या है। p और q क्या है भाई, तो 100 अभाज्य पूर्णांक है, मतलब इन दोनों में कोई, यानी इन दोनों का HCF अगर बात करोगे तो 1 होगा। ठीक है, और q नॉट इज इक्वल टू 0, q का मान 0 नहीं है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। और परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत और आवर्ती होता है, रिपीटेड होगा। ठीक है, रिपीटेड जो होता है वो शांत होता है, उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या होता है भाई, तो अपरिमेय संख्या जिसे p बटा के रूप में व्यक्त नहीं किया सकता है, चाहे वे संख्याएं जो परिमेय नहीं होती है, तो वे संख्याएं जो परिमेय नहीं होती है उसे अपरिमेय संख्या कहा जाता है। और इसका दशमलव प्रसार अशांत और अनावर्ती होती है, इसमें आवर्ती नहीं होगा, रिपीटिशन नहीं होता है, इसमें डज नॉट रिपीटिशन। तो उसके बाद परिमेय और अपरिमेय संख्या में क्या अंतर है, तो परिमेय संख्याएं शांत और अशांत आवर्ती होती है, शांत और अशांत आवर्ती, यहाँ पर आवर्ती देख लीजिए, लेकिन अपरिमेय संख्याएं जो है अशांत होगी लेकिन अनावर्ती होगी, अशांत और अनावर्ती होती है। ठीक है, वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं, तो वास्तविक संख्याएं समस्त परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, जितने भी परिमेय संख्या है यानी q तथा q बार, इन दोनों के जो योगफल होता है, यानी कि r जो होता है तो सबसे कब क्या हो जाएगा, यानी r जो होगा q यूनियन q बार, इन दोनों के सम्मिलन होता है। ओके, यानी हम आपको यहां से बता सकते हैं कि वास्तविक संख्या क्या होगा, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलन को पूरे, और अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के पूरे योग को ही बोला जाता है क्या चीज, वास्तविक संख्या। अभी हमने परिमेयिका बनाया, परिमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है, इसका उपयोग अन्य कथन को सिद्ध करने के लिए, हम लोग इसका उपयोग अन्य कथन को क्या करने के लिए, अन्य कथन को सिद्ध करने के लिए करते हैं। ओके, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। आगे बहुत सारा चीजें हैं लेकिन समय का ध्यान रखते हुए, एल्गोरिथम सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्याओं को हल करने की, एक विशेष प्रकार के हल करने की समस्याओं को हल करने की प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है। धनात्मक पूर्णांक, तो धनात्मक पूर्णांक की अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में अद्वितीय रूप से व्यक्त किया जा सकता है, अर्थात अभाज्य संख्याओं को धन पूर्णांकों के निर्माण का सांचा कहा जाता है। तो जो हमने अभी बोला था कि धन पूर्णांक क्या होगा, तो जीरो के जो राइट साइड में थे, जीरो के कहां थे भाई, अभी हम लोगों ने जब देखा कि नंबर लाइन हमने खींचा था, इस नंबर लाइन में जीरो था, जीरो के इधर था धनात्मक पूर्णांक,
और इधर था ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यहाँ से हम लोग कल आपको बताएंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीका से आपको समझाने वाले हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है, तो दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसे अद्वितीय पूर्णांक संख्याएं क्यू और आर, दो चीज क्यू और आर विद्यमान है कि ए बराबर बी क्यू प्लस के आर। बहुत ही आसान भाषा में जो आर है वो क्या होगा, 0 से बड़ा या बराबर और बी से छोटा होगा। ठीक है, इस चीज को अगर हम समझाने का प्रयास करें तो कैसे समझाएंगे भाई, और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग हम लोग एचसीएफ ज्ञात करने में करते हैं, और कैसे ज्ञात किया जाता है यूक्लिड विभाजन का जो क्या चरण होता है वो हम लोग कल बात करेंगे। लेकिन अभी हम आपको समझा देते हैं, आपने ये चीज तो देखा होगा, क्या देखा भाई, कि हम लोग जानते हैं कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष होता है। क्या होता है भाई, शेष होता है, शेष फल होता है। ठीक है, तो जब हम लोग भाग देते हैं तो जिसमें भाग देते हैं वो भाज्य होता है, जिससे भाग देते हैं वो भाजक होता है, जो आता है उसे भागफल कहते हैं, जो इधर रिमाइंडर बच जाता है उसे क्या बोलते हैं भाई, तो शेष बोला जाता है, शेष फल बोला जाता है। ठीक है, अब ये बात समझिए, अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो भाज्य बराबर ए बराबर हमने जो लिखा था ए बराबर बी क्यू प्लस के आर, बी क्यू प्लस के आर। तो एक बात आपको हम यहाँ समझाते हैं, जो ए है तो भाज्य है, ए क्या है, भाज्य है, बी क्या है तो भाजक है, बी क्या है भाई, भाजक है, और जो क्यू है वो भागफल है, क्यू क्या है भाई, भागफल है। ठीक है, और आर जो है वो शेषफल, आर क्या है, शेषफल है। तो कोई भी संख्या ले लेते हैं, संख्या है मान लेते हैं मेरे पास 19, और हम इसको भाग देते हैं 4 से, चलो 5 से भाग देते हैं, 5 से कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने अगर 5 से भाग दिया है तो 5 तिहाई 15 और नीचे लेकर के है तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ए का मान कितना है भाई, ए का मान 19 है, ए का मान 19 है, बी का मान कितना है भाई, तो 5 है, बी का मान कितना है 5 है, और क्यू का मान कितना है, तो क्यू का मान जो भागफल आया है वो कितना है 3 है, और आर का मान जो है वो 4 है। तो ये 4 है, ये हमेशा जो बी है उससे कम होता है, क्या होता है भाई, कम होता है, यानी जिससे भाग दिए हैं, अगर ये 5 के बराबर होता तो एक बार तो और भाग लग जाता ना, इसलिए हमेशा ये जो रिमाइंडर होता है भाजक से कम होता है। तो इसलिए लिखा जाता है कि जो आर है या तो 0 हो सकता है या होगा तो बी से कम, हमेशा कम ही होगा, बी से बड़ा नहीं हो सकता है। तो इसी को बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। इसी के सहायता से हम लोग एचसीएफ ज्ञात करेंगे, और इसके लिए क्या चरण होता है, किस तरीका से ज्ञात करते हैं, इन सब चीजों के बारे में हम लोग कल विस्तार से देखेंगे। कल हम लोगों ने कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। संख्या पद्धति से जो रिलेटेड प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और जिसके पूछने की संभावनाएं हैं उन सभी प्रश्नों को कवर करेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से जितने भी प्रश्न बनते हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, क्वेश्चन बैंक से है, वो सारा पढ़ेंगे। अंक गणित के आधारभूत प्रमेय से जो भी प्रश्न पूछा जाता है, और ये सभी जो टॉपिक लिखे हैं यही टॉपिक हम लोग कल पढ़ने वाले हैं, और इस सबसे जो प्रश्न है प्रश्न के रिवीजन करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस, तो हम लोग कल क्वेश्चन का जो है प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो कल का क्लास आज के क्लास से दोगुना महत्वपूर्ण है, तो कल के क्लास ज्वाइन करना ना भूले। 8 बजे से क्लास 10th का जो है वो मैथ चल रहा है, और उसमें रूटीन दिया गया है कि कल कौन सा सब्जेक्ट है, देख लेंगे कि कल कौन सा विषय है, उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। आपको पहले से नोटिफिकेशन मिल जाएगा, इसमें टेलीग्राम लिंक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए अगर हमसे बात करना चाहते हैं तो आप बात भी कर सकते हैं। 8804591897 इस पर मेरे से कॉल करके बात भी कर सकते हैं। ओके, उसके बाद परिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण, अपरिमेय संख्याएं क्या होता है, उससे रिलेटेड कौन कौन से प्रश्न आते हैं, इन सब चीजों के बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद अपरिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है, शांत आवर्ती है, इन सब चीजों के बारे में हम चर्चा करेंगे, और उसे p बटा q के रूप में कैसे बदला जा सकता है, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। जितने भी प्रश्न होते हैं, सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, और आपको विषम अभाज्य पूर्णांक, माने जितने भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में बन सकते हैं इस चैप्टर से, उन सारे चैप्टर को हम कल कवर करेंगे, और एक दिन लॉन्ग क्वेश्चन जो है 2 नंबर और 5 नंबर वाले कर देंगे। ये चैप्टर आपका क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो सभी चीजों को अब धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में आपको सारा ये चीजें समझा दिया जाए। एक चैप्टर एक ही वीडियो में, लंबा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक वीडियो ही आपको बनाएंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा समय लगेगा, तबीयत भी थोड़ा सा डाउन है। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पर रहने देते हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आया है तो हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।